हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। आज के इस वीडियो में आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 3 है, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब शैक्षिक नेतृत्व और प्रबंधन, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोज़ भी दे रखे हैं और उसका सिलेबस भी दे रखा है। आप इसके लिए प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको पेपर 3 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें जो ये मैं बता रही हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो आपको पहले सिलेबस मिलेगा, फिर पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 और ये है पार्ट 3। और होप्स हो इसमें पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब कुछ भी आपका एक्स्ट्रा में नहीं बचा है। अगर हमारे पास कंटेंट आएगा, हम लोग अगर कंटेंट बनाएंगे इसका, अभी हम लोग जो और सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं तो उनको भी कंप्लीट कराना चाह रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग कंटेंट बनाएंगे, जैसे थ्योरी है और जो स्टेटमेंट्स होते हैं कि ये स्टेटमेंट है और ये किसके द्वारा दिया गया है, इस तरह के हम लोग हैंड रिटन नोट्स बनाने वाले हैं और ये आपको प्रोवाइड कराएंगे। मेनली जो आपका ये यहाँ पे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ पे आपके एंड हो जाते हैं। आपको और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर हम लोग को मिलेंगे तो वो भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो चैप्टर्स हैं उनसे सीक्वेंस में आपको ये क्वेश्चंस बताए हैं, तो आप लोग अच्छे से सारे ही वीडियो को समझिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। पीडीएफ फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी और जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको कोई चैट्स करनी है, स्टडी से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम का पेज भी फॉलो कर सकते हैं, बीइंग टीचर के नाम से है, जो आपको मेंशन कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वैसे तो यहाँ पे ये पूरा वीडियो मैं कंप्लीट करना चाह रही हूँ, और क्योंकि जो हमारे इजी नोट से रिलेटेड जो हमारे वीडियोस थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं अगर एक्स्ट्रा में आपको कंटेंट देना होगा या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने होंगे, कोई भी चीज़ बतानी होगी, तो वे मैं आपको अलग से बता दूंगी। ठीक है, ये यहाँ पे पार्ट 3 में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैराथन क्लासेस हैं, पहले मैराथन क्लासेस चली हैं, इस वजह से ये जल्दी से कंप्लीट हो गया है। और वैसे भी ये जो 3rd पेपर है इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, 5 यूनिट हैं उसमें, मतलब 16 चैप्टर्स ही हैं, तो इतना कुछ ज़्यादा है नहीं कि आपको ज़्यादा कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। तो फिलहाल तो अगर हम लोग के पास आता है तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि मैं जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ किस चैप्टर से है। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन और संबंध, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिलेशन। चलिए अब हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा संस्थान में प्रमुख मानवीय संसाधन होते हैं। जो शिक्षा संस्थान होता है, आप सभी को पता होगा कि शिक्षा संस्थान कहाँ, जहाँ पे शिक्षा मिलती है, संस्थान उसको बोलते हैं। जो शिक्षा संस्था है इसमें प्रमुख मानवीय संसाधन कौन से होते हैं? तो इसमें प्रमुख मानवीय संसाधन प्राचार्य और प्रधानाध्यापक होता है, कर्मचारी होता है और अभिभावक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय के प्रबंध में सम्मिलित मानवीय संसाधन क्या है? प्रधानाचार्य और अध्यापक, छात्र और अभिभावक, प्रशासनिक अधिकारी और लिपिक वर्ग तथा स्थानीय समुदाय में प्रतिष्ठित व्यक्ति, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर भी है डी नंबर, उपरोक्त सभी। विद्यालय के प्रबंधन में ये सभी ही मानवीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय संसाधनों का पारस्परिक संबंध स्पष्ट किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी प्रधानाचार्य के द्वारा, प्रधानाचार्य समाज के द्वारा, प्रधानाचार्य अध्यापक के द्वारा, या फिर ये सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर है डी नंबर। जो मानवीय संसाधन है उनका जो पारस्परिक रिलेशन है वो इन सभी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है कि समूची शिक्षा पद्धति किसके इर्द गिर्द घूमती है? समूची शिक्षा पद्धति जो है ये अध्यापक के इर्द गिर्द घूमती है। कौन सा आंसर सही है? ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय की उन्नति किसके सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है? तो जो विद्यालय की उन्नति है ये अध्यापकों का सामूहिक प्रयास जो होता है उस पर निर्भर करती है। आप सभी को ये चीज़ पता होगा और ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इजी हैं। आप लोग अगर ढंग से पढ़ें तो हो जाएगा, आपसे अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की अध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? छात्रों को शिक्षित करना, छात्रों को उपदेश देना, छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाना, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुशासन का पाठ पढ़ाना, शिक्षित करना और उपदेश देना। अब अध्यापक का मेन कार्य क्या होता है? ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अनुशासन का पाठ पढ़ाना मतलब कि उनको बताना कि हाँ कैसे आपको डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि देखो घर पे तो चीज़ें सिखाई ही जाती हैं, बट जो हम लोग
पे इम्पैक्ट पड़ता है स्कूल का, स्कूल में जो टीचर्स हमें सिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो हमें वो उपदेश भी देते हैं, हमें वो अनुशासन भी सिखाते हैं और वो हमको शिक्षित भी करते हैं, ठीक है। वैसे तो कहीं कहीं आपको लगता होगा ए नंबर इज़ द राइट आंसर, वैसे वो अनुशासन का पार्ट भी पढ़ाते हैं और उपदेश भी देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर तो डी नंबर होगा। ए नंबर भी इसका सही है, छात्रों को शिक्षित करना। अब आप दोनों लोग आप लोग इन दोनों के जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं इसमें से आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आपको इसमें ठीक लगता है, ठीक है। जो मैंने आपको फोर्थ बताया है डी नंबर वो सही है या फिर इसमें ए नंबर है वो सही है। आपको सिर्फ ए या फिर सी, ए या फिर डी आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय तथा समाज में संतुलन बनाए रखने का कार्य है, विद्यालय तथा समाज में संतुलन बनाए रखने का कार्य प्रधानाचार्य का है। किसका? प्रधानाचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के विकास के लिए प्रधानाचार्य का संपर्क बना रहना आवश्यक है। छात्रों के डेवलपमेंट के लिए जो प्रधानाचार्य है उनका जो संपर्क है वो किससे बना रहना चाहिए? छात्रों से, अभिभावकों से, कर्मचारियों से या फिर लिपिकों से? तो इसका करेक्ट आंसर है अभिभावकों से। जैसे अब कुछ भी होता है या फिर कोई भी गलती होती है या फिर कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम लोग जैसे प्रधानाचार्य लोग जो होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं? अभिभावकों से, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं कि आप ऐसे करिए, मतलब ऐसे चीज़ें सिखाइए, इस टाइम पे ये काम कराइए, तो वो लोग भी गाइड करते हैं। तो उनका संपर्क होना चाहिए अभिभावकों से क्योंकि इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में समन्वय स्थापित करने का मुख्य कार्य किसका होता है? तो विद्यालय में समन्वय स्थापित करने का मुख्य कार्य होता है प्रधानाचार्य का। किसका होता है? प्रधानाचार्य का। नेक्स्ट है छात्रों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखने का कार्य क्या है? छात्रों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखने का कार्य पूछा गया है, क्या है? तो प्रधानाचार्य का कार्य होता है संपर्क बनाए रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्य क्या हैं? तो प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्य प्रशासन संबंधी कर्तव्य होता है, विद्यालय के कार्यालय संबंधी कर्तव्य होता है और शिक्षा संबंधी कर्तव्य होता है। जो प्रधानाचार्य होता है वो इन सारी चीज़ों को तो संभालता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट है कि विद्यालय का निरीक्षण संबंधी कर्तव्य किसका है? विद्यालय में निरीक्षण कौन करता है? तो विद्यालय में निरीक्षण कौन करता है? प्रधानाचार्य। जैसे हम लोग अगर पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो प्रधानाचार्य क्या करते हैं? इधर उधर घूमते हैं जिससे कि देख सकें सब कुछ चीज़ों को कि अच्छे से काम हो रहा है, अच्छे से पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चों का विकास हो रहा है, उनके लिए जो क्रियाएं करी जा रही हैं वो टाइम टू टाइम हो रही हैं। तो विद्यालय का निरीक्षण संबंधी जो कर्तव्य होता है वो किसका होता है? प्रधानाचार्य का। नेक्स्ट है कि विद्यालय के संबंध में प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्य क्या हैं? तो विद्यालय के संबंध में प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्य क्या होंगे? अभिभावक और समाज के प्रति कर्तव्य, सहगामी क्रियाओं और खेलकूद के प्रति कर्तव्य, मूल्यांकन संबंधी कर्तव्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्यों में शामिल है? जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, बोला गया है कि प्रधानाचार्य के मुख्य कर्तव्यों में कौन सी चीज़ ऐसी है जो शामिल है? मूल्यांकन संबंधी कर्तव्य या फिर नियोजन संबंधी कर्तव्य या फिर अनुशासन संबंधी कर्तव्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है विद्यालय में संगठन और प्रशासन बनाए रखने संबंधी कर्तव्य किसका होता है? संगठन विद्यालय में बना रहे और प्रशासन बना रहे, तो ये जो कर्तव्य होता है ये कर्तव्य किसका होता है? तो ये कर्तव्य भी प्रधानाचार्य का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय के अनुशासन के स्तर को ऊंचा उठाना मुख्य कर्तव्य है किसका? अध्यापकों का, मुख्याध्यापक का, छात्रों का या फिर लिपिक वर्ग का? तो इसका करेक्ट आंसर है मुख्य अध्यापक जो होते हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि विद्यालय के अनुशासन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका होता है? तो विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है प्रधानाचार्य का। किसका होता है? प्रधानाचार्य का, सभी को पता होगा। प्रधानाचार्य का कार्य और उत्तरदायित्व क्या होता है? तो प्रधानाचार्य का कार्य और उत्तरदायित्व होता है विद्यालय में कार्यरत सभी व्यक्तियों का नेतृत्व करना, सभी व्यक्तियों में कार्यों का बंटवारा करना और छात्रों की सतत प्रगति का ध्यान रखना। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी नंबर इज द राइट आंसर। ये तीनों ही इसके कार्य और उत्तरदायित्व होते हैं किसके? प्रधानाचार्य के।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि विद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों से मित्रवत और सहयोगपूर्ण व्यवहार करना किसका कार्य और उत्तरदायित्व है? तो ये है प्रधानाचार्य का कार्य और उत्तरदायित्व। शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों से मित्रवत सहयोगपूर्ण व्यवहार करना, ये जो कार्य होता है ये प्रधानाचार्य का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी काफ़ी लोग होते हैं जिनका होता है, बस ये जो ऑप्शन लिखा है इसमें प्रधानाचार्य इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में कौन प्रबंध तंत्र और विद्यालय के समस्त व्यक्तियों के मध्य सेतु की भांति कार्य करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो प्रधानाचार्य है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व क्या होता है? तो विद्यालय के प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व होता है समय समय पर स्टाफ मीटिंग करना, निर्देशन सेवा का संचालन करना, छात्रों की सतत प्रगति का ध्यान रखना, और डी मतलब उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करने का कार्य और उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ये जो कार्य और उत्तरदायित्व होता है ये होता है प्रधानाचार्य का। किसका होता है? प्रधानाचार्य का। नेक्स्ट है कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद प्रतियोगिताओं और समय समय पर आयोजित करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ये जो उत्तरदायित्व होता है ये भी प्रधानाचार्य का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की कक्षा प्रबंधन के संबंध में शिक्षक का दायित्व क्या है? समय से कक्षा में आना, कक्षा अवधि के अधिकांश समय खड़े रहना, छात्रों का विवरण रखना, या फिर ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है कि कक्षा प्रबंधन के संबंध में शिक्षक का दायित्व ये तीनों ही होते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में शिक्षक का दायित्व क्या है? देखिए क्या इसमें बोला गया है, इसमें संबंध में बोला गया है शिक्षक का दायित्व, और इसमें सिर्फ संदर्भ लिख दिया गया है। तो इसमें लिखा है छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था करना, छात्रों को उनके नाम से संबोधित करना, अनुपस्थित छात्रों का विवरण रखना, उपरोक्त सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इनके संदर्भ में? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की विद्यालयी सामग्री के प्रति छात्रों में आदर की भावना जगाने का उत्तरदायित्व है। ये शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि छात्रों के अंदर आदर की भावना जागे। नेक्स्ट है कि शैक्षिक कार्यों के संबंध में शिक्षक को किन कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए? तो शैक्षिक कार्यों के संबंध में जो शिक्षक होता है उसको उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, शिक्षण कार्य के समय शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, गृह कार्य को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आप लोग ने टीचिंग करी होगी ना, बीएड जो कर रहे हैं उन्होंने टीचिंग भी करी होगी। तो देखिए यहाँ पर जब भी वहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाला जब काम होता है, जब कॉपी पे ऑब्जर्वेशन करके लिखना होता है कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, क्या क्या चीज़ें प्रयोग में ला रहा है, तो अगर वो पूरी शिक्षण विधियाँ प्रयोग में ला रहा है, जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे प्रयोग में ला रहे हैं, स्टिक है, चौक है, डस्टर है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट अगर प्रयोग में लाए जा रहे होते हैं तो ऑब्जर्वेशन में ये सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप एक बार पढ़ें तो देखिए लिखा हुआ है शिक्षण कार्य के समय शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, गृह कार्य को स्पष्ट रूप से बताना और उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप लिख के आते होंगे ना, अगर ऑब्जर्वेशन आपका लिया जाता होगा या फिर आप किसी का लेते होंगे तो ये ठीक है। तो ये कुछ उसी हिसाब से है, तो डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की शिक्षण विधि और क्रिया के संबंध में शिक्षक का कार्य क्या है? तो शिक्षण विधि और क्रिया के संबंध में शिक्षक का कार्य होता है प्रश्नों का वितरण समान रूप से करना, विद्यार्थियों के लिखित कार्य की सावधानीपूर्वक जांच करना, छात्रों को कार्यों में व्यस्त रखना, या फिर ये सभी? तो ये जो करेक्ट आंसर है ये है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक के कक्षा अनुशासन संबंधी कार्य क्या हैं? छात्रों को इधर उधर घूमने नहीं देना चाहिए, छात्रों से अतरंग होने के बजाय मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहिए, दोषपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आप ये चीज़ तो बताने की ज़रूरत है भी नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे इजी क्वेश्चन क्या है मैम पूछे जाएंगे एग्जाम में? हाँ जी, इस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए क्योंकि देखिए अब जो एग्जाम का पेपर बन रहा है वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर वो पहले ही टफ पूछ लेंगे तो सारे बच्चे अब क्योंकि देखो हम लोगों को भी पता नहीं है कि किस तरह का एग्जाम पेपर आएगा, जो पेपर बनेगा वो किस तरह का आएगा, क्या एग्जाम पैटर्न हो सकता है उसका। बट हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस पिछले के जो पेपर्स होते हैं कुछ उनसे ऑब्जर्वेशन करके ही पता कर सकते हैं, है ना, कि हाँ इस तरह का आ सकता है। बट ये थोड़ी ना पर्टिकुलर जान सकते हैं कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ये पेपर आएगा। तो बट फिर भी अगर पेपर आएगा तो वो इजी ही पूछा जाएगा। अब टफ दे दिया जाएगा तो हम लोग फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो
पहली बार टफ दिया नहीं जाएगा, ठीक है। इतना इजी भी नहीं होगा, इतना टफ भी नहीं होगा, मीडियम का होएगा, आप कर लेंगे चीज़ों को। अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे चीज़ों के बारे में, थोड़ा आपको अगर नॉलेज होएगी तो आप जो पेपर है उसको अच्छे से करके आएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं छूटेंगे आपके, या आप परेशान मत होइए। जो हमारे लेक्चर्स हैं आप उनको ज़रूर से फॉलो करिए। आपको जो पीडीएफ शेयर करी जा रही हैं, अब तो पीडीएफ भी अपडेट हो रही है ना टाइम टू टाइम। आप लोग एक बार मुझे कंफर्म बता दीजिए, क्योंकि मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ, बस मैं लेक्चर ही दे पा रही हूँ। मुझे बता दीजिए पीडीएफ अपलोड हो रही है ना टेलीग्राम पे, आप मुझे बता दीजिए, किसी और का काम है तो ये चीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि आप परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, जो भी हम लेक्चर्स दे रहे हैं, हाँ उसमें कुछ क्वेश्चंस देखिए, आप लोग जो बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस कुछ गलत हो रहे हैं, तो आप उनकी भी टेंशन मत लीजिए। क्या किया जाएगा, जो भी क्वेश्चंस अभी तक मिस्टेक हुआ है उनका एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि वो सारी जो आपकी कन्फ्यूज़न है, सारी जो गलतियाँ हम लोग से हुई हैं, वो सब दिक्कतें आपकी दूर हो जाएँ, ठीक है। तो आप लोग मतलब एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक। तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, और एक बार पीडीएफ के लिए आप बताइएगा, और जो क्वेश्चंस हैं वो इतने टफ नहीं पूछे जाएंगे, ओके। तो जो शिक्षक है उसमें उसके कक्षा अनुशासन संबंधी कार्य क्या है, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षक का कार्य और उत्तरदायित्व क्या है, समस्त छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, या फिर एक मिनट ऊपर बढ़ते हैं, या फिर विद्यालय अवस्था में अपना सक्रिय योगदान देना, या फिर विद्यालय समग्र समय सारणी का अनुपालन करना, या फिर ये सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, 11 नंबर। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। तो ये है हमारा भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। इसका सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि विद्यालय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत क्या आता है। तो विद्यालय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत स्कूल भवन आता है, पुस्तकालय आता है, प्रयोगशाला और फर्नीचर्स आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यशालाएं, खेल के मैदान, संग्रहालय, शिक्षण साधन और छात्रावास विद्यालय के किस प्रकार के संसाधन हैं। तो कार्यशालाएं, खेल के मैदान, संग्रहालय, शिक्षण साधन और छात्रावास जो हैं, ये विद्यालय के भौतिक प्रकार के संसाधन हैं। कौन से प्रकार के, भौतिक प्रकार के, ए नंबर करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है कि स्कूल के भौतिक संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो स्कूल के भौतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण तथ्य है विद्यालय भवन। क्या है, विद्यालय भवन। सर्वोत्तम मूक अध्यापक है, तो सर्वोत्तम मूक अध्यापक है पुस्तकालय। क्या है, पुस्तकालय, मूल अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों का दूसरा घर किसे माना गया है। तो छात्रों का दूसरा घर माना गया है छात्रावास को। ये हॉस्टल्स जो होते हैं उनको छात्रों का दूसरा घर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, 6 नंबर, कि मानव संसाधनों के अलावा विद्यालय के अन्य सभी संसाधन कहलाते हैं। तो मानव संसाधनों के अलावा विद्यालय के अन्य सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, भौतिक संसाधन। क्या कहलाते हैं, भौतिक संसाधन। नेक्स्ट है कि विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता क्यों होती है। तो विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना होता है, शिक्षण वातावरण का अभिन्न अंग होता है, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आवश्यकता होती है उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकर्षक मानवीय संसाधनों में कौन स्कूल में शिक्षात्मक वातावरण उत्पन्न करता है। तो शिक्षात्मक वातावरण स्कूल प्रांगण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय भवन से क्या तात्पर्य है, मुख्य भवन और प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, उद्यान और खेल मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, 9 का डी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक विद्यालय के लिए होना नितांत आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विद्यालय भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय भवन में सम्मिलित भाग क्या है। इसके लिए आप एक बार पढ़िए इसमें कि विद्यालय का मुख्य भवन, या फिर विद्यालय के विभाग का भवन और छात्रावास, या फिर पुस्तकालय और खेल का मैदान, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है कि विद्यालय भवन में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि विद्यालय भवन में सम्मिलित अन्य महत्वपूर्ण भाग कौन से होते हैं। तो विद्यालय भवन में सम्मिलित अन्य महत्वपूर्ण भाग जो होते हैं वो बाग बगीचे होते हैं, गार्डन्स होते हैं, खुला मैदान होता है, कृषि भवन और प्रयोगशाला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय की स्थिति का चुनाव करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। स्थित स्थानीय और शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो, भूमि समतल तथा आसपास की भूमि से कुछ ऊंची हो, जो भूमि है वो शीलन वाली ना हो, या फिर ये सभी। तो विद्यालय की स्थिति का चुनाव करते समय इन तीनों बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि विद्यालय वाली जो भूमि होती है उसके आसपास क्या नहीं होना चाहिए। गंदा नाला, तालाब और पोखर और नदी। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। ये तीनों चीज़ नहीं होनी चाहिए किसके पास, जो उसकी विद्यालय की भूमि होती है उसके आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यालय की स्थिति दूर होनी चाहिए नगर से, उद्योगों के कोलाहलपूर्ण वातावरण से, अत्यंत भीड़ भाड़ वाली सड़क, मुख्य सड़क से, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। भीड़ भाड़ में होएगा हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, नगर के पास होएगा तो जब भी कुछ हो जाएगा तो तुरंत अपने घर निकल जाएंगे। और जो ये वातावरण जो होता है जो कोलाहलपूर्ण वातावरण होता है, ये चीज़ भी नहीं अच्छी होती है हमारे लिए, हमारे विद्यालय के लिए, हमारे लिए। नेक्स्ट है कि विद्यालय भवन का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। स्वास्थ्यप्रद, नैतिक और स्वच्छ, बाजार या सिनेमा घर से दूर। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि विद्यालय की स्थिति का चुनाव करते समय क्या ध्यान देना चाहिए। तो विद्यालय की स्थिति का चुनाव करते समय हमें इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भूमि वर्तमान विकास के अनुरूप हो, भूमि का क्षेत्र भावी विकास के भी अनुरूप हो, भूमि विद्यालय की सभी आवश्यक क्रियाकलापों के अनुरूप हो, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि विद्यालय के निर्माण के समय ध्यान देने वाली योग्य तत्व क्या हैं। भवन में प्रकाश तथा हवा की पूर्ण व्यवस्था हो, भवन विद्यालय की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो, भवन सुनियोजित हो, या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यालय के निर्माण के समय ध्यान में ये तीनों ही बातें याद रखनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि विद्यालय प्रांगण में होना आवश्यक है। विद्यालय प्रांगण में क्या होना आवश्यक है। कैंटीन होनी चाहिए, फलों की दुकान होनी चाहिए, व्यायामशाला होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। व्यायामशाला मतलब कि हम लोग जहाँ व्यायाम कर सकें वो चीज़ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, विद्यालय में होनी चाहिए। फलों की दुकान ये चीज़ भी होनी चाहिए। वैसे मतलब कहीं बहुत ही बड़े सिटी वगैरह में जब होता है ना तब वहाँ पे फलों की दुकान होती है, वैसे हर उसमें कैंटीन ज़रूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय भवन में होना आवश्यक क्या है। शौचालय, साइकिल स्टैंड, स्टाफ रूम, मनोरंजन कक्ष या पीने के पानी का कक्ष, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। विद्यालय में साइकिल स्टैंड भी होना चाहिए, अगर कोई साइकिल ला रहा है तो कम से कम वहाँ खड़ी कर सके। स्टाफ रूम और मनोरंजन कक्ष और पीने के पानी का कक्ष भी होना चाहिए, शौचालय भी होना चाहिए। तो इसलिए डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विद्यालय का मस्तिष्क किसे माना जाता है। तो विद्यालय का जो मस्तिष्क है ये प्रधानाचार्य को माना जाता है। नेक्स्ट है कि विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसे कहा जाता है। तो विद्यालय का नाड़ी संस्थान शिक्षक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शिक्षक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय का हृदय किसे माना जाता है। तो विद्यालय का जो हृदय है वो माना जाता है पुस्तकालय को। किसको माना जाता है, पुस्तकालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक मानवीय ज्ञान तथा अनुभवों की निधि प्राप्त करता है। बालक मानवीय ज्ञान तथा अनुभवों की निधि प्राप्त करता है विद्यालय से, संग्रहालय से, पुस्तकालय से, या फिर ये सभी। तो पुस्तकालय जो होता है उनसे मानवीय ज्ञान और अनुभवों की निधि को प्राप्त करता है। अब जब विद्यालय में जाओगे तो वहाँ पुस्तकालय मिलेगा, पुस्तकालय में जाओगे वहाँ कई तरह के बुक्स मिलेंगी। अब कई तरह के बुक्स मिलेगी तो हमारा जो मन होता है कि चलो ये वाली बुक भी पढ़ते हैं, ये वाली बुक भी पढ़ते हैं, कल ये वाली पढ़ लेंगे, ये वाली इशू करा लें, ये पढ़ लेंगे, ये इशू करा लें, है ना। तो उसमें क्या होता है, हमें मानवीय ज्ञान भी मिलता है और हमारा अनुभव की निधि जो होती है वो भी काफ़ी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। तो विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला भी पुस्तकालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पुस्तकालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ और पोषक भोजन प्रदान करने वाला
सुव्यवस्थित भोजनालय किसे कहा जाता है? पुस्तकालय को, कैंटीन को, संग्रहालय को या फिर क्रीडांगन को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय को। जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो मन होता है वो बहुत ऐसा लगता है पूरा, मतलब कहीं ऐसे गंदी जगह से थोड़ी ना आते हैं जो वहाँ जा कर के साफ हो जाएगा। वहाँ जब जाते हैं एक तो शांति रहती है तो उसका एक अलग सुकून मिलता है। पोषक भोजन प्रदान करने और सुव्यवस्थित भोजनालय किसे कहा गया है? पोषक भोजन मतलब कि वहाँ पे अगर जब हम जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे लाइब्रेरी में हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक सुकून अलग से मिलता है। वहाँ पे जो हमें चीज़ें, जैसे हमें जो बुक्स वगैरह चाहिए होती हैं वो हमें सारी मिल जाती हैं, और कई अलग अलग तरह की भी बुक्स हम पढ़ते हैं जिससे हम लोग का जो मेंटली चीज़ें होती हैं वो काफ़ी डेवलप होती हैं। तो विद्यालय में हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ और पोषक भोजन प्रदान करने वाला सुव्यवस्थित भोजनालय किसे कहा गया है? पुस्तकालय। मस्तिष्क को स्वच्छ, अब मस्तिष्क को स्वच्छ कैंटीन थोड़ी ना रख सकता है कि हमारे दिमाग को स्वच्छ रख ले, वो संग्रहालय भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पुस्तकालय। नेक्स्ट है कि शिक्षण की आधुनिक पद्धतियां क्या है? तो शिक्षण की आधुनिक पद्धतियां हैं डाल्टन विधि, वाद विवाद पद्धति और योजना पद्धति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों हेतु विविध साहित्य की क्रमबद्ध व्यवस्था करना, या फिर स्वस्थ साहित्य के अध्ययन के प्रति छात्रों में रुचि जगाना, छात्रों के ज्ञान को व्यापक बनाने के साधन जुटना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। डी नंबर इज द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछता है कि पुस्तकालय से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? छात्रों को अतिरिक्त अध्ययन सामग्री सरलता से उपलब्ध कराता है, या फिर छात्रों में अध्ययन की स्वस्थ आदतों का विकास करता है, या फिर छात्रों का दृष्टिकोण व्यापक बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। जो पुस्तकालय है वो ये तीनों चीज़ें अच्छे से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में प्रयोगशाला से होने वाले लाभ क्या होते हैं? जो लैब्स होती हैं उनसे क्या लाभ होता है? व्यवहारिक शिक्षा प्रदान होती है। हाँ, वहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसमें और भी चीज़ें पता चलती हैं। विषय में रोचकता बढ़ती है, करके सीखने पर जोर होता है। तो प्रयोगशाला में जाएंगे तो ये होता है ना, काफ़ी लोग भी अपनी अपनी चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स करते होते हैं, तो हम लोग को और चीज़ें एक्साइटमेंट होती है कि ये क्या कर रहा है, या फिर तो हम लोग पूछते हैं। तो इसको बोलते हैं व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। विषय में रोचकता आती है और हम लोग को भी करने में मतलब सीखने में बहुत मन लगता है कि हाँ, हम लोग भी ये चीज़ अब करेंगे, अगली बार जब आएंगे ये करेंगे, आज ये करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रयोगशाला में लाभ देती हैं। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर कि छात्रालय अध्यक्ष जो होते हैं इनके विशिष्ट गुण क्या हैं? प्रशासकीय योग्यता का होना, सामाजिक गुणों का होना, मानवीय दृष्टिकोण का होना। तो देखिए अब इसमें कुछ ऐसा डिफरेंस लिखा नहीं है, तीनों ही कुछ समथिंग सेम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 13 नंबर की प्रबंधन के स्तर, शैली, उपागम और कौशल। मैनेजमेंट्स लेवल, स्टाइल, अप्रोचेज एंड स्किल्स। इसके बारे में हम एक बार पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाने, योजना बनाने, संगठन करने, निर्देशन करने, समन्वय करने और अन्य कार्यों का नियंत्रण करने से है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो जो ये डेफिनेशन दी गई है ये दी गई है हेनरी फ्योल के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? हेनरी फ्योल के द्वारा। अगर कहीं भी कुछ आपको गड़बड़ लगता है तो आप प्लीज़ कॉमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं फिर से मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है प्रबंधन? वैसे तो सारे ही हमने कुछ कुछ हैं कि हमने थोड़ा बहुत ऊपरी ऊपर पढ़ रखा है, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो बताइएगा एक बार। नेक्स्ट है किसने कहा है प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित दलों में व्यक्तियों के द्वारा और उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला है? किसने कहा है? हैरोल्ड क्रूजर ने, या फिर साइमन ने, या फिर ग्रिफिथ्स ने, या फिर टेलर ने? तो इसका करेक्ट आंसर है हैरोल्ड क्रूजर ने। किसने कहा है? हैरोल्ड क्रूजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन एक बहुउद्देशीय संस्था है जिसके अंतर्गत कारोबार का प्रबंधन, प्रबंधकों का प्रबंध और कार्यकर्ताओं के कार्य का प्रबंधन होता है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो पीटर ड्रकर जो थे उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन ये जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से वास्तव में क्या कार्य लेना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसको सबसे मितव्ययी और उत्तम ढंग से किस प्रकार पूरा करते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? F.W. टेलर के द्वारा। किसके द्वारा? F.W. टेलर के द्वारा।
नेक्स्ट है कि किसने कहा है, प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा और नियंत्रण शामिल होते हैं। जॉर्ज आर टेरी, साइमन बेकर या फिर ग्रिफिथ्स ने? तो ये कहा है जॉर्ज आर टेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है नियोजन और संगठन की, या फिर व्यक्ति नियुक्तिकरण की, या फिर निर्देशन और व्यक्तियों के प्रयास की, या फिर ये सभी? तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन एक साथ समन्वित करता है। तो जो प्रबंधन है वो एक साथ समस्त कार्यकर्ताओं को समन्वित करता है, आर्थिक परिस्थितियों को समन्वित करता है, कार्य विधियों और बाजार को समन्वित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट है कि प्रबंधन का अर्थ क्या है? संगठन बनाना, संगठन चलाना, संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना, या फिर ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों से व्यवस्थित विधि से कार्य कराने की कला को क्या कहा जाता है? तो व्यक्तियों से व्यवस्थित विधि से कार्य कराने की जो कला होती है उसको प्रबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रबंधन। जो प्रबंधक को करते हैं उनको बोलता है प्रबंधक। तो प्रबंधन को जो करते हैं, प्रबंधकों के स्तर क्या होते हैं? शीर्ष स्तर प्रबंधन में, मध्य स्तर प्रबंधन में, निम्न स्तर प्रबंधन में, या फिर ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। ये स्तर जो होते हैं ये तीनों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीर्ष स्तर प्रबंधन में सम्मिलित क्या होता है? निर्देशक मंडल, प्रबंधन निदेशक, जनरल मैनेजर, या फिर ये सभी? तो ये सभी जो हैं ये प्रबंधन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन की सभी नीतियां और लक्ष्य निर्धारित होते हैं। ये इसके लिए आप एक बार ऑप्शन जरूर से पढ़िएगा। शामिल होते हैं शीर्ष स्तर प्रबंधन में, या फिर मध्य स्तर प्रबंधन में, या फिर निम्न, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीर्ष स्तर प्रबंधन में। नेक्स्ट है कि शीर्ष स्तर पर प्रबंधक अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है कहाँ? योजना बनाने में, प्रकार्यों के समन्वयन में, या फिर योजना बनाने और प्रकार्यों के समन्वयन में, या फिर उपरोक्त किसी में भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना बनाने में और प्रकार्यों के समन्वयन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मध्य स्तर प्रबंधन के सभी निर्णयों को किस स्तर पर स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है? शीर्ष स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, या फिर उपरोक्त सभी स्तरों पे? तो इसका करेक्ट आंसर है शीर्ष स्तर पर। मध्य स्तर प्रबंधन के सभी निर्णयों को शीर्ष स्तर पर स्वीकार और अस्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीर्ष स्तर प्रबंधन जो होता है इसके द्वारा क्या दिया जाता है? आज्ञा, निर्देश, मार्गदर्शन, या फिर ये सभी? ये सभी जो दिया जाता है ये दिया जाता है शीर्ष स्तर प्रबंधन के द्वारा। नेक्स्ट है कि शीर्ष स्तर के प्रबंधकों के कार्य होते हैं संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करना, नीति और योजना निश्चित करना, विभागों का बजट तैयार करना, या फिर ये सभी? तो ये सभी इसके करेक्ट आंसर हैं कि शीर्ष स्तर के प्रबंधकों के कार्य क्या होते हैं? तो ये सभी इसके कार्य होते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य स्तर के प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है। तो मध्य स्तर के प्रबंधकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? शीर्ष स्तर के जो प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि बाह्य जनता से संबंध रखना और विकसित करना किस स्तर के प्रबंधन का कार्य होता है? तो ये कार्य होता है शीर्ष स्तर के प्रबंधन का। किसका होता है? शीर्ष स्तर के प्रबंधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य स्तर और निम्न स्तर इसके प्रबंधकों की रिपोर्ट के आधार पर विभागों की क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। मध्य स्तर और निम्न स्तर के जो प्रबंधक होते हैं इनकी रिपोर्ट के आधार पर जो विभाग होती हैं उनकी क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये भी किया जाता है शीर्ष स्तर प्रबंधन के द्वारा। नेक्स्ट है कि मध्य स्तर के प्रबंधन में क्या शामिल होता है? तो मध्य स्तर के प्रबंधन में प्रकार्यात्मक विभागों के अध्यक्ष, क्षेत्रीय मैनेजर और प्लांट मैनेजर ये तीनों ही शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य स्तर के प्रबंधक अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो मध्य स्तर के प्रबंधक होते हैं ये अपने कार्यों के लिए शीर्ष स्तर के जो प्रबंधन होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ए नंबर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है कि मध्य स्तर प्रबंधकों के कार्य क्या होते हैं। तो मध्य स्तर प्रबंधक जो होते हैं उनके कार्य होते हैं शीर्ष स्तर के प्रबंधकों की नीतियां और निर्देशों को क्रियान्वित करना और प्रबंधक की नियुक्ति करना और उन्हें प्रशिक्षित करना जो निम्न स्तर के होते हैं, और निम्न स्तर के जो प्रबंधक होते हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उप इकाइयों की योजनाएं किसके द्वारा तैयार की जाती हैं। तो उप इकाइयों की जो योजनाएं होती हैं वो मध्य स्तर प्रबंधन के द्वारा तैयार की जाती हैं। बी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये कहता है कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कार्य किया जाता है किसके द्वारा। तो विभिन्न विभागों के बीच जो समन्वय कार्य होता है वो किया जाता है मध्य स्तर प्रबंधन के द्वारा। किसके द्वारा, मध्य स्तर प्रबंधन के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रकार्यात्मक कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है निम्न स्तर प्रबंधन के द्वारा। किसके द्वारा, निम्न स्तर प्रबंधन के द्वारा। प्रकार्यात्मक कर्मचारी, इससे पहले हमने ये कहाँ पढ़ा था, यहाँ पे कहीं पढ़ा हुआ था। ये मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जो ये मैं आपको बता रही हूँ ये बस आपको ध्यान में रखना है जरूर से। प्रकार्यात्मक कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, निम्न स्तर प्रबंधन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न स्तर प्रबंधन के कार्य क्या हैं। तो निम्न स्तर प्रबंधन के कार्य हैं कर्मचारियों की क्रियाओं की योजना बनाना, प्रशिक्षण देना, निरीक्षण देना। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 27 नंबर कि निम्न में प्रबंध कौशल का प्रकार कौन सा है। परियोजना प्रबंधन कौशल, समय प्रबंधन कौशल, आत्म प्रबंधन कौशल या फिर उपरोक्त सभी। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, शिक्षा में प्रबंध और प्रशासन निम्न प्रकार का होता है। तो शिक्षा में जो प्रबंध और प्रशासन होता है ये निम्न दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्म प्रबंधन कौशल के लिए क्या आवश्यक होता है। तो आत्म प्रबंधन कौशल के लिए निर्णय लेने की क्षमता का होना आवश्यक होता है, लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता का होना आवश्यक होता है, आत्म मूल्यांकन की प्रवीणता का होना आवश्यक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन शैली कितने प्रकार की होती है। तो जो प्रबंधन शैली है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्रबंधन शैली का प्रकार है। तो निम्न में से निरंकुश शैली, पैतृक शैली, लोकतांत्रिक और अहस्तक्षेप शैली, ये जो तीनों शैलियां हैं ये तीनों शैली प्रबंधन का प्रकार है, प्रबंधन शैली का प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रबंधन शैली में वरिष्ठ अधीनस्थों की राय का स्वागत किया जाता है। तो ये स्वागत किया जाता है लोकतांत्रिक शैली। जो लोकतांत्रिक प्रबंध शैली है इसमें वरिष्ठ अधीनस्थों की राय का स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कहता है कि एक मिनट, कि किस प्रबंधन शैली में कर्मचारी अपने दम पर निर्णय लेते हैं और काम करते हैं। तो ये जो अहस्तक्षेप शैली होती है इस शैली में कर्मचारी अपने दम पर निर्णय लेते हैं और अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रबंधन शैली में वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों से विचार या सुझाव नहीं लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है निरंकुश शैली। जो निरंकुश शैली है इसमें वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों से विचार या सुझाव को नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस शैली में कर्मचारी प्रबंधकों पर निर्भर नहीं रहते। किस शैली में जो कर्मचारी होते हैं वो प्रबंधकों पर निर्भर नहीं रहते। तो जो अहस्तक्षेप शैली है इसमें कर्मचारी प्रबंधकों पर निर्भर नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शैली में कर्मचारी अपने संगठन के प्रति वफादार रहता है। तो ये पैतृक शैली जो है इसमें कर्मचारी अपने संगठन के प्रति वफादार रहता है। नेक्स्ट है कि किसका कथन है सभी प्रबंधक 5 प्रबंधन कार्य करते हैं। वे योजना बनाते हैं, संगठन करते हैं तथा निर्देशन, समन्वयन और नियंत्रण का कार्य करते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया था हेनरी फेयोल ने। किसने दिया था, हेनरी फेयोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन प्रक्रिया में कितने स्वतंत्र परिवर्ती सन्निहित होते हैं। तो इसमें 6 स्वतंत्र परिवर्ती जो होते हैं वो सन्निहित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन प्रक्रिया में सन्निहित स्वतंत्र परिवर्ती है। जो सन्निहित स्वतंत्र परिवर्ती क्या है प्रबंधन प्रक्रिया में? तो इसका करेक्ट आंसर है पुरुष और स्त्री, सामग्री और मशीन, और विधियां, धन और बाजार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रबंधन प्रक्रिया में सन्निहित स्वतंत्र परिवर्ती ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट है कि प्रबंधन निरंतर और कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, ये पूछा गया है। प्रबंधन निरंतर और कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बढ़ते हैं जो है कक्षा कक्ष प्रबंधन मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट। इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं एक बार समझिएगा। लिखा हुआ है कि कक्षा प्रबंधन के कितने आयाम हैं? तो कक्षा प्रबंधन के आयाम होते हैं 4। कितने आयाम होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा प्रबंधन के मुख्य आयाम है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, भौतिक और नैतिक, या फिर ये सभी? तो ये सभी जो है ये कक्षा प्रबंधन के मुख्य आयामिक कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई क्या है? मुख्य आयाम है, कार्य नहीं। शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई है कक्षा कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा प्रबंधन के भौतिक आयाम में क्या सम्मिलित है? बैठने की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, वायु की व्यवस्था, या श्यामपट्ट, या फिर ये सभी? तो ये सभी जो हैं ये कक्षा प्रबंधन के भौतिक आयाम में शामिल होते हैं या सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा प्रबंध का मनोवैज्ञानिक आयाम क्या है? तो कक्षा प्रबंध का मनोवैज्ञानिक आयाम जो होता है अभिप्रेरणा होता है। नेक्स्ट है कि कक्षा प्रबंध का नैतिक आयाम किससे संबंधित है? तो कक्षा प्रबंध का नैतिक आयाम भावनाओं से, अभिवृत्तियों से और नैतिक पहलू से, ये सब से जो है वो संबंधित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा का नेता कौन होता है? तो कक्षा का नेता अध्यापक होता है। कौन होता है कक्षा का नेता? अध्यापक होता है। कक्षा का नेता अध्यापक होता है। वैसे ये तो अध्यापक मॉनिटर होना चाहिए, वैसे कक्षा का नेता पूछा गया है। एक बार इसका आप 7 नंबर जो है इसका आप एक बार आंसर लिखे उसमें कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसको लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा के सामान्य सिद्धांत किन पूर्व धारणाओं के रूप में हैं? कक्षा के सामान्य सिद्धांत किन पूर्व धारणाओं के रूप में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि कक्षा प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत हैं नियोजन, प्रोत्साहन, जिम्मेदारी, या फिर ये सभी? ये सभी जो है ये कक्षा प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत किन पूर्व धारणाओं के रूप में हैं? तो ये हैं उपरोक्त सभी धारणाओं के रूप में। न्यूनतम बाधा, स्पष्ट नियम और पुरस्कार, इन सभी जो ये विशिष्ट सिद्धांत होता है इन सभी पूर्व धारणाओं के रूप में हैं। नेक्स्ट है कक्षा प्रबंध में बाधा और विलंब होना चाहिए। तो कक्षा प्रबंध में बाधा और विलंब होना चाहिए बहुत ही कम, मतलब न्यूनतम। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो कक्षा कक्ष जो प्रबंधन होता है उसकी जो मुख्य समस्याएं होती हैं वो अपर्याप्त प्रकाश और वायु, अत्यधिक भीड़, नित्य चर्य का अभाव। इसका मतलब ये डी नंबर जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में अनुपस्थिति की समस्या का मुख्य कारण अध्यापक के अनुपस्थित, छात्रों के अनुपस्थित, संशोधन कार्य के अनुपस्थित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट है कि कक्षा कक्ष के प्रमुख घटक क्या होते हैं? तो कक्षा कक्ष के प्रमुख घटक हैं अध्यापक, छात्र, मध्यस्थ, चर। इसका मतलब डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है 15 नंबर कि कक्षा कक्ष के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर कौन है? कक्षा कक्ष के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर, 1 मिनट, ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि कक्षा कक्ष के प्रमुख घटक, अच्छा पूछा गया था, ऊपर कारण पूछा गया था, विलंबन पूछा गया था। हाँ जी, इसमें पूछा गया है कि मध्यस्थ चर कौन है कक्षा कक्ष के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर? तो मध्यस्थ चर हैं ये सभी। नेक्स्ट है कि कक्षा कक्ष के मध्यस्थ चर विषय वस्तु में सम्मिलित हैं शब्द, प्रत्यय और तथ्य, सिद्धांत और नियम, या फिर शाब्दिक भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि मध्यस्थ चर शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो मध्यस्थ चर शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत ये सभी उद्देश्य आते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक।
नेक्स्ट है कि कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की मुख्य भूमिका किस रूप में होती है। तो शिक्षक की जो मुख्य भूमिका होती है वो अध्यापक के रूप में, प्रबंधन के रूप में और नेता के रूप में होती है। हाँ, तो फिर ये क्लियर हो गया है ना। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। तो जो मैंने आपको 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, पूछा है, तो नेता के रूप में भी इसकी भूमिका होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वो डी नंबर, उपरोक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर भी रहेगा अध्यापक जो है, वो जो नेता होता है क्लास का, कौन होता है, अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा प्रबंधन में अध्यापक की भूमिका कुछ अन्य रूपों में भी महत्वपूर्ण है। कक्षा प्रबंधन में अध्यापक की जो भूमिका है वो दार्शनिक के रूप में, निर्देशक के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन की आवश्यकता किन कारणों से होती है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन की आवश्यकता जो है ये उपरोक्त सभी कारणों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर में शामिल है। तो कक्षा कक्ष के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर में क्या शामिल है? शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण कौशल, संप्रेषण योग्यता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। कक्षा कक्ष के महत्वपूर्ण मध्यस्थ चर में ये तीनों ही शामिल हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, 15 नंबर। ये हमारा टॉपिक है अंतर्द्वंद, अर्थ, प्रकार और स्रोत। जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी मीनिंग, टाइप और सोर्स। पहला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्द्वंद जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष यह देखता है कि अन्य पक्ष ने ऐसी क्रिया की है या करेगा जो उसकी अपनी रुचि के विरोध में है। ये जो स्टेटमेंट है, जो ये परिभाषा है, ये किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है ग्रीनबर्ग और वैरोन ने। किसने दी है? ग्रीनबर्ग और वैरोन ने। नेक्स्ट है कि अंतर्द्वंद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो अंतर्द्वंद की मुख्य विशेषताएं हैं कि ये किसी तत्व के दो या अधिक पक्षों में असंगतता के कारण उत्पन्न होता है। इसमें कोई व्यक्ति उपलब्ध विकल्पों में से किसी का चयन करने में सक्षम होता है, या एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, या फिर ये सभी। तो अंतर्द्वंद की जो विशेषताएं हैं वो ये तीनों होती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बैकग्राउंड जो है वॉइस, उसको प्लीज आप इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्द्वंद के विभिन्न दृष्टिकोणों के मुख्य क्या है। तो अंतर्द्वंद के विभिन्न दृष्टिकोणों के मुख्य ये सभी काम है, ये सभी दृष्टिकोण जो हैं ये मुख्य हैं। नेक्स्ट है कि किस दृष्टिकोण की मान्यता है कि अंतर्द्वंद को उपेक्षित किया जाना चाहिए। तो ये है परंपरावादी दृष्टिकोण। इसकी मान्यता है कि अंतर्द्वंद को उपेक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्द्वंद के प्रारंभिक दृष्टिकोण में अंतर्द्वंद को पर्याय माना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है हिंसा, विघटन और तार्किकता। हाँ, अतार्किकता और ये तीनों जो हैं, इन तीनों को अंतर्द्वंद को पर्याप्त माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दृष्टिकोण की मान्यता है कि अंतर्द्वंद सभी समूह और संगठनों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण, इसकी मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्द्वंद की अपरिहार्य मान्यता क्या है। तो अंतर्द्वंद की अपरिहार्य मान्यता है मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन दृष्टिकोण अंतर्द्वंद को प्रोत्साहित करता है। कौन सा दृष्टिकोण अंतर्द्वंद को प्रोत्साहित करता है? अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण अंतर्द्वंद को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है कि अंतर्द्वंद कितने प्रकार के होते हैं। तो अंतर्द्वंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि अंतर्द्वंद के मुख्य प्रकार। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि आपको बस ऑप्शंस के पता होना चाहिए, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपका सिलेबस फटाफट से कंप्लीट कराना है एग्जाम के पहले। डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, आपको मेनली यही पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बस इसी वजह से मैं फटाफट बता रही हूँ कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी सारा का सारा कंप्लीट कराया जा सके। नेक्स्ट है कि अंतर्द्वंद के मुख्य प्रकार क्या हैं। तो अंतर्द्वंद के मुख्य प्रकार कार्य अंतर्द्वंद, संबंधात्मक अंतर्द्वंद या फिर प्रक्रिया अंतर्द्वंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के अंतर्द्वंद का संबंध कार्य की सामग्री तथा लक्ष्य से है। तो ये है जो कार्य अंतर्द्वंद है, इसका संबंध कार्य की सामग्री और लक्ष्य से है। नेक्स्ट है कि किस अंतर्द्वंद का केंद्र
अंतः व्यक्तित्व संबंध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो संबंधात्मक है। संबंधात्मक अंतर्द्वंद का केंद्र अंत व्यक्तिक संबंध होता है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन कि किस अंतर्द्वंद का संबंध उस विधि से होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो जो प्रक्रिया अंतर्द्वंद है इसका संबंध उस विधि से होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है कि अंतर्द्वंद के स्वरूप क्या हैं। तो अंतर्द्वंद के स्वरूप, अंतर्द्वंद एक प्रक्रिया है, ये अनिवार्य है और विपक्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है कि अंतर्द्वंद की गतिशीलता अंतर्निहित होती है प्रलाप में, वार्ता में, समन्वय में या फिर प्रयोग में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वार्ता में। नेक्स्ट है कि संघर्ष प्रबंधन के सिद्धांत क्या हैं। तो संघर्ष प्रबंधन के सिद्धांत प्रतिक्रिया से पहले सोचने का सिद्धांत, सक्रिय रूप में से सुनने का सिद्धांत, जिम्मेदारी स्वीकार करने का सिद्धांत या फिर ये सभी। तो संघर्ष प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं वो हैं ये तीनों ही। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक कहता है संस्था प्रधान की अंतर्द्वंद प्रबंधन में भूमिका, मतलब कि रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस हेड इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि प्रधानाध्यापक के गुण होने चाहिए, स्वस्थ उच्च चरित्र हो, कार्यशील हो या फिर ये सभी। तो आप सभी को ये पता होगा, इजी है ये सभी। नेक्स्ट है कि प्रधानाध्यापक का कर्तव्य क्या नहीं है, नियोजन, शिक्षण कार्य, मनोरंजन करना या फिर मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोरंजन करना। ये इसका कर्तव्य नहीं है, नियोजन, शिक्षण कार्य या मूल्यांकन। तो इसमें अगर ये चारों ऑप्शन में देख लें तो चारों ऑप्शन में सी नंबर ही इसका करेक्ट आंसर है। नॉट पूछा गया है, सेकेंड नंबर का नॉट पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तव्य नहीं है, इसमें लिखा है मनोरंजन करना, ऐसा थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक शैक्षिक संस्था के प्रधान का प्रमुख दायित्व कौन सा है, मनोरंजन करना, अनुपस्थित रहना, अस्वस्थ रहना या नियोजन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोजन करना। नेक्स्ट है कि किसे अपने कर्तव्यों और दायित्वों को वर्ष भर के लिए नियोजित करना अनिवार्य है, छात्र, छात्रा, प्रधानाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद विद्यालय खुलने की तिथि की घोषणा कौन करता है। तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद विद्यालय जब खुलता है तो उसकी सूचना प्रधानाचार्य के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट है कि प्रधानाचार्य के कौन से प्रशासकीय गुण हैं, कुशल प्रशासक, कुशल संगठनकर्ता या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुशल प्रशासक और कुशल संगठनकर्ता ये प्रशासकीय गुण होते हैं किसके, प्रधानाचार्य के। नेक्स्ट है कि एक प्रधानाचार्य के अंदर निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। तो एक प्रधानाचार्य के अंदर निम्न में से उच्च चरित्र, कार्यशील और नेतृत्व की क्षमता, ये तीनों ही गुण होना चाहिए जो हमारे प्रधानाचार्य होते हैं या प्रधानाचार्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। तो प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व से कौन प्रभावित होते हैं, अध्यापक और अन्य कर्मचारी, माता पिता और विद्यार्थी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से किसने लिखा है कि एक अच्छा प्राचार्य केवल विद्वान ही नहीं होता है अपितु वह एक चरित्रवान व्यक्ति भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वी.एस. झा। वी.एस. झा ने लिखा है कि एक अच्छा प्राचार्य केवल विद्वान ही नहीं होता है अपितु वह एक चरित्रवान व्यक्ति भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक ने कहा है कि अपने सहयोगी दल के नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने आप को वंचित स्तर पर रखे। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं स्टेटमेंट से लेकर के अभी स्टार्टिंग में भी बात करी हूँ कि आपको जो आगे कंटेंट दिया जाएगा अब तो वो स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ होगा और जो सन होते हैं कि किस सन में कौन सा आयोग या किस सन में कौन सा काम किया गया ये आपको आगे दिया जाएगा। तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ये इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचार्य द्वारा छात्रों में किसका विकास किया जाना चाहिए। तो प्राचार्य द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व की भावना और संघ की भावना, इन तीनों का विकास कराना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राध्यापक का मुख्य दायित्व निम्न में से किस स्तर पर नियोजन करना है। जो प्राध्यापक होता है उसका मुख्य दायित्व निम्न में से किस स्तर पर नियोजन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, विद्यालय खुलने के पहले, विद्यालय खुलने के दिन और सत्र के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने प्रधानाध्यापक के उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता और दृढ़ता तथा नेतृत्व शक्ति का पर अधिक बल दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो लिखा हुआ है, पहले नंबर पर पढ़ते हैं रेगनर, दूसरा है वार्ड जी रीडर या फिर ब्रे। तो इसका करेक्ट आंसर है वार्ड जी रीडर और ब्रे। ये जो है इन्होंने प्रधानाध्यापक के उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता और दृढ़ता का नेतृत्व शक्ति पर अधिक बल दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है कि प्रधानाचार्य के व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो प्रधानाचार्य के व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत जो राजनीतिक गुण होता है, जो पॉलिटिकल वाली चीजें होती हैं, ये नहीं आती हैं। कौन सी चीज? राजनीतिक गुण जो है ये नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कहता है कि प्रधानाध्यापक के व्यवसायिक गुण के अंतर्गत क्या आता है। तो प्रधानाध्यापक के व्यवसायिक गुण के अंतर्गत विद्वता, निष्ठावान और व्यवसायिक ज्ञान ये आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राचार्य के अंतर्गत कौन सा व्यवसायिक गुण नहीं है। तो एक प्राचार्य के अंतर्गत तो जो उच्च चरित्र है ये व्यवसायिक गुण नहीं है। किसके अंतर्गत? प्राचार्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानाध्यापक का प्रशासकीय गुण क्या है। तो प्रधानाध्यापक का प्रशासकीय गुण कुशल प्रशासक और कुशल संगठन करता है, यह प्रशासकीय गुण है। किसका? प्रधानाध्यापक का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों, मतलब डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइज ये हमारा होता है पूरा सिलेबस कंप्लीट। 16 जो हमारे चैप्टर्स थे वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। अब जो क्वेश्चंस आप बोलते हैं कि किस तरह के पूछे जाएंगे या क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर के इस टॉपिक तक का जो हमने आपको बताया है डेफिनीशंस, कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, वो अच्छे से पढ़ना है। किस सन में क्या काम किया गया है वो अच्छे से पढ़ना है। ये दो चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से कंफर्म कर लेनी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, जिस हिसाब से आपने ये सिलेबस देखा इसमें स्टेटमेंट भी पूछा गया है और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो काफ़ी इजी है, लेकिन उसमें जो 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज़न वाले हो जाते हैं, इसलिए लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइएगा, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको बस अच्छे से एक बार रिवाइज़ करिएगा जब भी एग्ज़ाम देना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले ही काफ़ी टाइम पहले ही आपका ये सब सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो अभी आपके पास टाइम है रिवीजन का भी, तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ चैट्स पे पूछना है स्टडी से रिलेटेड, वैसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप इंस्टाग्राम का पेज भी मेंशन कर दिया जाएगा, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो अपना ध्यान रखें। हमने सारे इसमें सिलेबस कंप्लीट कराया है, पूरा ऑलमोस्ट आज वीडियो कंप्लीट हो गया है, तो आप ध्यान रखें। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कुछ दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो बाय बाय।